बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सऊदी अरब में चांद रात पाकिस्तान के सियासी हालात के लिए बहुत ही अहम थी। जद्दा के शाही महल में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज से बाज़ाब्ता मुलाकात तय थी। पाकिस्तान के मीडिया पर यह खबर लगी, रिपोर्ट की गई कि मुलाकात हो गई है, पाकिस्तान के हालात के ऊपर बातचीत हुई और बाहमी अमूर यानी दिलचस्पी के जो अमूर थे इस पर भी तबादला ख्याल नहीं हुआ। लेकिन जो असल कहानी है, मेरी इस्लामाबाद में जिन लोगों से बात हुई, जो इसहाक डार से राब्ते में थे, शहबाज शरीफ से जो गुफ्तगू हुई और फिर कुछ अहम शख्सियात हैं जिन तक पैगाम भेजा गया और कुछ चीज़ें कन्फर्म की जा रही थी, तो जो वाइब्स आ रही हैं उसकी बुनियाद पर और जिन लोगों से मेरी बात हुई, मैंने ये तमाम खबर जो है आपके लिए इकट्ठी की है। आपको बताएं, इस्लामाबाद में जो मेरे ज़राए हैं उनके मुताबिक वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मेहमानों की आमद से कबल वक्फे से हॉटलाइन पर पाकिस्तान में किसी अहम शख्सियत से राब्ते में थे, उनसे हालात मालूम कर रहे थे और मुशावरत जारी थी। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि ये तमाम राब्ते उस जद्दा प्लान का हिस्सा है जो प्लान साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए तैयार किया गया। कुछ ही देर बाद जद्दा के शाही महल का प्रोटोकॉल स्टाफ नवाज शरीफ और उनकी बेटी को लेकर मोहम्मद बिन सलमान के पास पहुंचा देता है। जरा ये बताते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में सिर्फ मरियम नवाज और मुतरज्जिम मौजूद थे, जबकि अहम अमूर पर बातचीत के बाद कुछ और मेहमान भी मुलाकात में शामिल हो गए। इस अहम तरीन मुलाकात के हवाले से कुछ अहम इंफॉर्मेशन जो मालूम हो सकी वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार से नवाज शरीफ की होने वाली मुशावरत और फिर वज़ीर-ए-आज़म की अपने कुछ करीबी साथियों से मुशावरत के बाद ज़राए से हासिल हो सकी है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें नवाज शरीफ को अदलिया के मामलात, इलेक्शन की तारीखों और चीफ जस्टिस से होने वाली बातचीत से आगाह किया गया। अहम तरीन ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को कन्फर्म कर दिया गया कि उनकी वापसी के हवाले से अदालती मामलात तय कर लिए गए हैं। तहम इंतखाबात की तारीखों के हवाले से और अदालती फैसलों के हुक्म अदूली के हवाले से रास्ता निकालने की कोशिशें जारी हैं। हॉटलाइन पर नवाज शरीफ को बताया गया कि अदालती केस बहुत पेचीदा है। चीफ जस्टिस से 27 अप्रैल तक केस को मौखर कराया गया है और हुकूमत की अदालती हुक्म-ए-अदूली का हल निकालने के लिए चीफ जस्टिस के जरिए मुज़ाकरात के शोर शराबे में इसे छुपाया गया है। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि नवाज शरीफ को बताया गया कि एस्टेब्लिशमेंट को पहली बार सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा है। तमाम डीजीज की चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद कुछ मतलूबा नताइज हासिल हो सके। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि नवाज शरीफ ने जो इतलात पाकिस्तान में हुकूमती ओहदेदारों से शेयर की, उनसे ये इंकशाफ भी हुआ। सेकंड क़यादत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ से भी राब्ता किया है। ये एक्सक्लूसिव खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात एक ही वक्त में करवाने हैं और मुज़ाकरात का, पंचायत का एक आपने शोशा पाकिस्तान के अंदर देखा होगा। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि ईद के बाद बाज़ हुकूमती वुज़रा को भी मिशन सौंपा गया कि वो इमरान खान को मुज़ाकरात में एंगेज करने के लिए खुद राब्ते करें ताकि जद्दा प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद जो है करवाया जा सके और उन्हें मसरूफ रखा जा सके। इधर से आपने एंगेज किया, तवज्जो हट जाएगी, जद्दा प्लान बड़ी तेजी के साथ जो है वो आगे बढ़ा है। आपको ये बताएं कि जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के जिम्मे जो मिशन है वो मुकम्मल होने के बाद मोहम्मद बिन सलमान पहले कतर के हुक्मरान खानदान और यूएई के हुक्मरान खानदान को एतमाद में लेने के बाद सऊदी बादशाह को हतमी रिपोर्ट भी पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 27 अप्रैल तक का वक्त मांगा है, जिसके बाद वो फैसला करेंगे कि वो अहम तरीन शख्सियत के प्लान के सहूलतकार के तौर पर किस हद तक जा सकते हैं। तमाम वो नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले में एक कमिटमेंट कर चुके हैं। ये बहुत ही अहम खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब कुछ सवालात जो बहुत ही अहम हैं और इनके जवाबात आपके सामने हम रख देते हैं और हम ये भी चाहेंगे कि आप अपने कमेंट्स में जो आप समझते हैं इन सवालात का जवाब जो है वो दें और इस डिबेट में शामिल हो जाएं। जद्दा प्लान, उसके सहूलतकार और फिर किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है पाकिस्तान की कुछ शख्सियात की तरफ से और फिर हुकूमत का क्या रोल है और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहां पर खड़ी है। व्यूअर्स आपको बताएं कि जद्दा प्लान जो है उसमें नवाज शरीफ को पाकिस्तान लेकर आना है। सबसे बड़ी रुकावट
तौहीन अदालत हो सकती थी, लेकिन अब ये तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो आपको पाकिस्तान में होते हुए नजर नहीं आएगी। आपने कभी तारीख में ऐसा सुना कि एक फैसला आ गया और उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा? आपने जज ज़ेबा साहिबा का केस देखा, खान साहब ने सिर्फ इतना कहा था कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसका क्या मतलब निकाला गया कि हम टी रूम में मौजूद थे, हमने ये सुना और मातहत अदलिया हमारी रेड लाइन है। यहाँ पर तो तमाम जो रेड लाइन थी वो क्रॉस कर ली गई। क्या ये जो डाकुओं का, लुटेरों का एक हजूम है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और एक जज साहब डर गए? हमें तो कम से कम ये तासुर मिल रहा है। और क्या उन्हें मैनेज कर लिया गया? जब ये फैसला नहीं माना गया था ना, आपको चाहिए था कि आप उसी वक्त तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर देते, सब ठीक हो जाता। ये जद्दा प्लान, जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये कोई मफरूज़े नहीं है, कोई एग्जेजरेशन नहीं है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के जो आसपास लोग होते हैं और जो पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे जो मुझे मालूमात मिल रही हैं और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जद्दा प्लान के मुताबिक इंटरनेशनल ताकतें नवाज शरीफ की वापसी के लिए भरपूर तरीके से एक्टिव है। और मैंने आपको इस हवाले से एक रिपोर्ट पहले भी बताई थी कि क्या पैगाम दिया गया और क्या होगा, और अब ये कमिटमेंट कर ली गई है कि नवाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान में आएंगे। अब मैं आपको ना कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शहबाज शरीफ या किसी काबीना के मेंबर पर नहीं होती तो भाईजान आप फिर समझ जाएं इस पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और सब जो है वो मैनेज हो चुके हैं और सिर्फ ये ड्रामा जो है लगाया जा रहा है। इसकी एक दलील भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि अगर आप मैनेज नहीं हुए या आप ये ड्रामा नहीं कर रहे तो फिर मुज़ाकरात की क्यों आपने ये कहानी शुरू की, और फिर 27 तारीख को आपने पैसे रिलीज करने थे। कल किसी दोस्त ने लिखा हुआ था कि जनाब आपको फैसले की समझ नहीं आ रही, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्त पहले भी यही कहा था कि पैसे रिलीज करो, पैसे रिलीज नहीं हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रिपोर्ट, ये जो वजारत दिफा की रिपोर्ट से हमें नहीं मानते। 27 तारीख दे दी गई। जब आपने 27 तारीख भी रख दी, जस्टिस मुनीब अख्तर चीख के कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम तारीख जो है वो चेंज कर देंगे। हाँ, अगर आप कोई सूरत निकाल कर ला सकते हैं, तमाम लोग कंसेंसस पैदा कर ले, तो फिर हमें कोई इतराज़ नहीं है। यहाँ पर आपके या लोगों के इतराज़ की बात नहीं थी, यहाँ पर आइन की बात थी। 90 रोज से आप आगे जा चुके और अब आपके पास कोई जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं है। और 27 तारीख को पैसे देख लीजिएगा, रिलीज़ नहीं होंगे और कहा जाएगा कि जनाब देखें हम तो मुशावरत कर रहे हैं। जिस दिन तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हो गया, उस दिन आप समझ जाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डट गई। अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होती तो फिर आपके लिए चीज़ों को खुद से एनालाइज करना आसान हो जाएगा कि जद्दा प्लान पर कितनी तेज़ी के साथ जो है वो अमल हो रहा है। और फिर आपको ये बताएं कि ख्वाजा आसिफ की पीटीआई रहनुमाओं के जरिए कप्तान से राब्ते की ये कोशिश है। ख्वाजा आसिफ साहब एक तरफ ये वाज़ेह कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब में किसी सूरत भी जो फंड्स हैं वो जारी नहीं किए जाएंगे, और अदालत का मामला जब आएगा तौहीन अदालत का वो देखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ना राब्ते शुरू हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के साथ आज एक राब्ता हुआ और ये समझौता हुआ है कि ईद के बाद दोबारा राब्ता किया जाएगा। हमें पार्लियामेंट ने फंड्स देने से मना किया है। हम 4-3 के फैसले को फोकियत देते हैं, 3-2 का फैसला नहीं मानते, सिर्फ अदालत के एहतराम में पेश हो रहे हैं, लेकिन हमारा पेश होने का कोई इरादा नहीं था। ये एहतराम का ड्रामा कर रहे हैं। वहाँ पर हथौड़ा आपका कबूल नहीं है, बंदूक की नोक पर मुज़ाकरात की जो दावत हमें दी जा रही है उसे भी हम कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी बातों से भी ऐसा लगता है, और ये एक दलील है कि जो कुछ हमने चैम्बर की मुलाकात और जो ब्रीफिंग वहाँ पर दी गई, जो हवाले आपके सामने रखे, वो दुरुस्त इस तरह भी साबित होते हैं कि ताकतें, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि मिलकर बैठकर कोई तारीख का जो है वो हिसाब किताब लगा लें और मान लें। और इसलिए बिलावल जरदारी बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब पैगाम आ गया कि बंदूक की नोक के ऊपर जो मुज़ाकरात हैं हम इसे नहीं मानते, लेकिन अंदरले खाते मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर जमहूरी क़ुव्वतों को ये भी मसला पड़ गया ना कि अगर हमने मुज़ाकरात ना किए, इंगेज ना किया, इमरान खान को जद्दा प्लान नहीं होगा। ये नून लीग का टारगेट है, शहबाज शरीफ का, इसलिए वो गरज बरस रहे हैं। और दूसरी तरफ इनका टारगेट ये है, पीटीआई पीपल्स पार्टी का, कि तीसरी क़ुव्वत और तीसरा फार्मूला वो तैयार बैठा है। तो इसको कैसे आपने रोकना है? क्योंकि जमहूरी क़ुव्वतें कहीं ना कहीं डरती तो ज़रूर हैं कि ये ना हो कि कोई मार्शल लॉ लग जाए, इमरजेंसी लग जाए, तो फिर आप जमहूरियत का ड्रम जो है वो अकेले बैठकर बजाते रहें। तो इसीलिए ये एंगेज एक दूसरे को किया जा रहा है। व्यूअर्स आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को एतमाद में लेते हुए इमरान खान से बात करने की दरख्वास्त की है, लेकिन कुछ देर बाद असद उमर ने ख्वाजा आसिफ को आगाह कर दिया कि इमरान खान
براہ راست کسی حکومتی نمائندے سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت انہیں انگیج کر کے ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کو بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور تحریک انصاف کے ذرائع نے تصدیق کی کہ عمران خان نے اسد عمر کے ذریعے خواجہ آصف کو پیغام دیا کہ وہ جدہ پلان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر حکومت نے عدلیہ کو جدہ پلان کے ذریعے پریشرائز کیا تو پھر ہم اپنی حکمت عملی سامنے لائیں گے، ہم اپنی قربانیوں کو جدہ پلان کے ہاتھ جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جو جدہ پلان کا جو حال احوال ہے، یہ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور آپ کچھ دنوں میں دیکھیے گا کہ بار بار لوگ جو ہیں وہ جدہ پلان کی یہ جو اصطلاح ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ اور میں کچھ بڑے سیریس صحافیوں کو سن بھی رہا تھا، انہوں نے بھی اب جدہ پلان کے اوپر آنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ۔ ویورز آپ کو بتائیں کہ حکومت نے چیف پر دباؤ برقرار رکھا ہوا ہے، بل کو باقاعدہ قانون بنا دیا گیا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل باقاعدہ قانون بن گیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے پرنٹنگ کارپوریشن کو گزٹ نوٹیفیکیشن کا حکم دے دیا، اور یہ بھی واضح رہے کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے بغیر دستخط کیے دوسری بار اسے واپس بھجوایا تھا، اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اب قانون کی شکل میں نافذ ہو چکا ہے۔ یہ بھی انتہائی اہم نکتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس بل پر عمل درآمد روک دیا تھا، لیکن حکومت جو ہے نا وہ ان عدالتوں کو نہیں مانتی، اور جو عمر عطا بندیال کورٹس ہیں، بندیال کورٹس جو ہیں، ان کے خلاف بغاوت جو ہے وہ پاکستان میں ہو چکی ہے۔ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے دوست جتنا مرضی شور مچائیں، جتنا مرضی کہیں کہ عمر عطا بندیال ڈٹ گیا، مجھے حالات ایسے نہیں لگ رہے۔ اللہ کرے جناب ایسا ہی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، آئین جیت جائے، یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ ہار جائے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگ رہا۔ اور میری اس بات سے آپ نے کمنٹس کے اندر بہت سارے لوگوں نے اتفاق بھی کیا کہ اگر توہین عدالت کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا نا، تو پھر جناب اگر جج زیبا پہ ہو سکتا ہے کے حوالے سے عمران خان پہ ہو سکتا ہے، تو پھر شہباز شریف پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے آزاد کشمیر کے اندر ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا، اور وہ بھی کہانی ہے، اس میں طاقتور لوگوں کی ایک بڑی انوالومنٹ ہے، تو یہاں پر کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ ویورز ایک گیم ہے جو کھیلی جا رہی ہے، اور اس پر آپ نے خود نظر رکھنی ہے، کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کا مسئلہ ہے، آپ کی آنے والی جنریشن کا جو مستقبل ہے اس سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کو ویورز یہ بھی بتائیں کہ بشرا بی بی کی وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک وارننگ ہے، اور عید الفطر کے موقع پر زمان پاک میں پولیس آپریشن کے خدشے کے پیش نظر عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے وزیر اعظم اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت دیگر کو مراسلہ لکھا ہے۔ بشرا بی بی نے عزت صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے یہ مراسلہ ارسال کیا۔ مراسلے کے متن میں لکھا گیا کہ لارجر بینچ کا فیصلہ موجود ہے، تاہم عدالتی حکم کی غلط تشریح کرنے کا پلان بنایا گیا۔ پہلے بھی عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک آپریشن جو ہے وہ کیا گیا۔ بشرا بی بی نے وارننگ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت دیگر حکام عدالتی حکم کی پاسداری کرتے ہوئے کسی بھی آپریشن سے باز رہیں۔ اگر زمان پاک آپریشن کیا گیا تو اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا، حالات کے ذمہ دار وزیر اعظم خود ہوں گے۔ دیکھیں مجھے نا اس فیصلے پہ تھوڑا سا اعتراض ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر جو فل کورٹ غالباً لارجر بینچ نے دیا، 5 رکنی بینچ نے، اور کہا گیا کہ غیر قانونی جو عمل درآمد ہے یا تنگ کرنا ہے اسے باز رہیں۔ دیکھیں کوئی بھی آ کر نا کوئی جواز تو پیش کرے گا، کوئی کیس اٹھا کر لے آئے گا اور کہے گا کہ جناب یہ مقدمہ ہے، یہ FIR ہے، اس سلسلے میں ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ تو عدالت کا فیصلہ کم از کم مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، چونکہ یہاں پر قانون کو ہاتھ میں لے کر استعمال کیا جا رہا ہے اور غلط انداز سے کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ بعد میں عدالتوں میں اور طرح سے پیش کی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا اور پھر ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ پیش کریں، ہائی کورٹ نے کہا بھی لے کر آؤ، حبسِ بیجا کی درخواست تھی لیکن انہوں نے اسلام آباد جا کر پیش کر دیا۔ کیا کیا آپ نے؟ آپ کچھ نہیں کر سکے۔ تو یہ فیصلے اور ان پر جس طرح سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ عدالتوں کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اوپر پریشر ہے وہ ڈالا جا رہا ہے، اور پی ڈی ایم کا ٹولہ کچھ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرو، اور اب ہمارا اعتماد نہیں توڑنا، بالکل اسی طرح جس طرح جنرل باجوہ نے ہمارا اعتماد جو ہے وہ توڑ دیا۔ ویورز بعض باتیں ہم اشاروں کنائیوں میں کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ جتنی پولیٹیکل سینس آپ لوگوں کی ہے اور جتنا شعور آپ لوگوں کے پاس ہے وہ شاید ہمارے جیسے لوگوں کے پاس، یا جس طرح ہم حالات کو انالائز کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کمیونٹی جو آڈینس ہے اس کے پاس ہمارے سے زیادہ جو ہے وہ شعور ہے۔
ضرور انالائز کیجیے گا اس گفتگو کو، کیونکہ آئی ایم ریئلی سرپرائز اینڈ ریئلی امپریسڈ جس قسم کے سوالات مجھے موصول ہوتے ہیں، اور میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ اس کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ کل امریکہ سے ایک ڈاکٹر صاحب نے بات لکھی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جدہ کی جو ملاقات ہے اس میں کوئی صداقت نہیں، یعنی شاہی مہمان نہیں ہے۔ میں صرف اتنی سی عرض کر دوں کہ کچھ جو آپ تک جو خبریں میں لے کر آتا ہوں وہ کنفرم اور سورسز یعنی کاؤنٹر چیک بھی میں کرتا ہوں، اور ایک طرف سے نہیں، یعنی دونوں کیمپ سے اس کو چیک کیا جاتا ہے، دین آئی ریچ ٹو اے کنکلوژن۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کو شاہی محل میں مہمان تھے، شاہی مہمان تھے وہ اس لیے چونکہ جو ان کے ارد گرد سیکیورٹی ہے نا، آپ خود جا کر سرچ کر لیں، میں کاپی رائٹس کی وجہ سے وہ چیزیں دکھا نہیں سکتا یوٹیوب کے اوپر، آپ خود سرچ کریں، حصار ہے سیکیورٹی کا، حصار میں وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو یہ کسی عام بندے کو نہیں دی جا سکتی، اور یہ شاہی محل کی طرف سے پروٹوکول جو ہے وہ دیا گیا، وہ انہی کے مہمان ہیں، انہوں نے بلایا ہے، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہے۔ امریکہ ایک وقت میں سعودی عرب سے ناراض ضرور تھا، لیکن یاد رکھیں امریکہ کے تعلقات جو ہیں اپنے ارد گرد لوگوں سے چینج ہوتے رہتے ہیں، چونکہ انہیں اپنا مفاد عزیز ہے، ان کی نہ دشمنی پرماننٹ ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی دوستی پرماننٹ ہوتی ہے۔ ویورز اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔